नमस्कार। मैं शंभुनाथ शुक्ला, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल झाड़ेरो कलेक्टरगंज में स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है हैप्पीनेस। आपको पता ही होगा, अभी पिछले बुधवार यानी 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की एक कमेटी ने रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया गया है कि अपना देश भारत जो है हैप्पीनेस के मामले में, संतुष्टि के मामले में, खुशी के मामले में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में 126वें नंबर पे है। जबकि नंबर 1 पे जो देश है वो फिनलैंड है, जिसकी आबादी मुश्किल से 50 लाख है। यूरोप का देश है, पहले जो सोवियत से जुड़े हुए देश थे, बाल्टिक देशों में आता है। और इतनी बर्फ पड़ती है कि ऐसा भी वहाँ कहा जाता है सूरज उगा ही रहता है, डूबता नहीं है, या अंधेरा है तो बना ही रहता है। और मजे की बात, टॉप 10 जो देश हैं, यानी हैप्पीनेस के मामले में टॉप 10 देश हैं, उनमें एक देश है इजराइल, जो यूरोप के बाहर का है। यानी सारे देश टॉप 10 में 8 देश यूरोप के हैं, एक इजराइल है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, बाकी सारे यूरोप के हैं। वो देश हैं जिनकी आबादी बहुत कम है। जैसे फिनलैंड की बताई मैंने 50 लाख है, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे आदि देश हैं। ये सब आबादी के मामले में थोड़ा सा स्वीडन की ज़्यादा है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। क्योंकि इजराइल की आबादी कोई 93 करोड़ है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश इनमें अगर कोई है तो ऑस्ट्रेलिया, जिसकी आबादी 2.96 करोड़ है, 2.96 करोड़ है। बाकी सब बहुत कम आबादी वाले। इससे एक मैसेज ये गया कि ज़्यादा आबादी जहाँ होती है वहाँ खुशी नहीं आ पाती, संतुष्टि नहीं आ पाती। लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र का यही मापदंड है तो क्या संयुक्त राष्ट्र बताएगा? अभी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले की बात है, जब लोग चौंक गए थे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की इसी कमेटी की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में बांग्लादेश है। यानी बांग्लादेश, जिसकी आबादी 22 करोड़ के आसपास है, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, उसको बताया गया था। और उसके भी कुछ साल पहले 2006 में यह बताया गया था कि भूटान दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, जिसकी आबादी तो बहुत ही सीमित है, कुछ लाख तक, वो सबसे खुशहाल देश है। तो अचानक क्या हो गया कि वो देश खुशहाल हो गए जो यूरोप के हैं, और एशिया के देश जो हैं वो पिछड़ते चले गए, खासकर साउथ एशिया के देश तो सब पीछे हो गए। भारत की ये स्थिति हो गई कि भारत खुशहाली में 126वें नंबर पे आ गया। इनमें से पाकिस्तान 108 नंबर पे है, बांग्लादेश 102 नंबर पे है, और हमारा पड़ोसी नेपाल जो है वो 93 नंबर पे है। यानी भारत में खुशियां गायब हो गई, ये बताना चाहते हैं। इस बताने के मकसद जो बताया जा रहा है, इसके पीछे एक ये भी बताया गया कि आबादी बढ़ती है तो खुशहाली दूर होती है। यानी अगर खुशहाल रखना है तो आबादी कम हो। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में, यानी भारतवर्ष में, जो परिवार नियोजन विभाग है, वो एक नारा था उसका, छोटा परिवार सुखी परिवार। और तब से भारत का जो अर्बन एलीट है उसमें आबादी कम होने लगी, घटने लगी। ज़्यादातर एक ऐसे एकल परिवार हो गए हैं जिनमें एक बच्चा है, मियाँ बीवी है, या अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की और मियाँ बीवी है। ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तब भी हम खुशहाल नहीं हो पाए। मजे के बाद भारत जो 126वें नंबर पे बताया गया, वो भारत अमीरी के मामले में, यानी जो उसकी जीडीपी है, वो 5वें नंबर पे आ गई है। उसके आगे सिर्फ 4 देश और हैं, उनमें एक अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन है, जर्मनी है, यूके है, और फिर आपका भारत है। तो ऐसी जब जीडीपी इतनी ज़्यादा हो, लेकिन एक दिक्कत और है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में चीन भारत से 50 गुना ज़्यादा हर व्यक्ति की आमदनी है। यानी भारत की जो अमीरी है ना, जो जीडीपी है, कुछ हाथों में सिमटी हुई है। जबकि चीन में पॉपुलेशन हमसे कम नहीं है, चूंकि हमारे यहाँ 2021 की जनगणना नहीं हुई है,
इसलिए उसके आंकड़े हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है 141 करोड़ हैं। हो सकता है चीन 1 आध करोड़ कम हो या 1 आध करोड़ ज्यादा हो, पर फिर भी चीन खुशहाली में तो खैर हमसे ऊपर है ही, 60वें स्थान पे उसका नंबर है। जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी वो ज्यादा है। तो इस सिद्धांत का तो खंडन हो गया कि जहां आबादी ज्यादा है वो खुशहाल कम होंगे, क्योंकि भारत और चीन, हो सकता है चीन, मैंने कहा ना, हो सकता है चीन की आबादी हमसे ज्यादा हो, तो चीन कैसे खुशहाल है और भारत कैसे इतना पीछे आ गया। तो कुछ रहस्यमय जैसा लग रहा है कि क्या संयुक्त राष्ट्र की कुछ कमेटी जो है अपने आका देशों के इशारे पर किसी को खुशहाल बता देती हैं, किसी को एकदम से अमीर बता देती, किसी को कहती हैं बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत लोग खिन्न अवस्था में हैं। यह सही है कि भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में 142वें स्थान पे है। इतना रेशियो इतना गड़बड़ है, पर इसके बावजूद भी भारत से पलायन हो रहा दूसरे देशों में लोग जा रहे हैं। यह आखिर कैसे संभव है? अगर भारत में इतनी ही गरीबी है, इतनी नाखुशी है, तो लोग पलायन करेंगे। पलायन देखिए मित्रों तभी होगा जब कुछ पैसा आएगा। जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि यूपी बिहार से पलायन करने वालों की संख्या सबसे कम होती है। लोग कहेंगे ऐसा कैसे? पहले लोग कलकत्ता जाते थे, बिहार के लोग कलकत्ता जाते थे, यूपी के लोग बंबई जाते थे। आज भी बिहार के लोग अधिकतर आपको पंजाब में मिल जाएंगे, यूपी के लोग भी दूसरे शहरों में चले गए हैं नौकरी करने के लिए। पर यह पलायन भी तब शुरू हुआ जब कुछ तो पैसा आया। अगर कुछ भी पैसा नहीं है तो कैसे पलायन हो सकता है? और यह देश के अंदर पलायन, देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कोई पलायन नहीं है। पहले भी, अंग्रेजों के वक्त भी और उसके पहले मुगलों के समय भी, आप पाएंगे जब कोई शहर बसता था तो मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी व्यापारी उनके साथ साथ चले जाते थे। हमें इतिहास में कई सारे ऐसे, जैसे अगर आप अंग्रेजों के समय लें, सबसे पहला जो शहर कलकत्ता बसा, उसमें सबसे पहले जो पलायन जिनका हुआ वो पंजाब के खत्री व्यापारी थे। कलकत्ता में एक पूरी स्ट्रीट थी, स्ट्रीट का नाम तो बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट जो है, उसमें मोस्टली पहले पंजाब के से खत्री लोग आए। खत्री व्यापारियों ने वहां विदेशी वस्तुओं का व्यापार किया और खूब पैसे वाले हुए। यहां तक कि बर्धमान स्टेट भी वहां पंजाबी खत्रियों की रही। इसका मतलब कि जब पैसा आया, जहां पैसा दिखाई पड़ता है और जब पैसा लोगों के पास आता है तभी पलायन होता है। और दूसरे देशों में पलायन तो और ही मुश्किल है। जो पलायन दूसरे देशों में इसके पहले हुआ, कब हुआ है? 2 उदाहरण हमें मिलते हैं। एक तो कनाडा का और दूसरा मिलता है हमें जब ये फिजी, मॉरिशस और ये गयाना वगैरह में ले जाए गए, यानी मजदूर यहां से सस्ते मजदूरों के चक्कर में भारत से मजदूर ले जाए गए थे। तब अंग्रेजों का इलाज था और जबरिया ले जाए गए थे, वो कोई मजदूर अपने मन से नहीं गए थे। कनाडा का पलायन इसलिए हुआ था कि महारानी विक्टोरिया का जब एक 25वीं रजत जयंती वाला उनका जो सिंहासन बैठी थी, सिंहासनारूढ़ हुई थी, उसका समारोह मनाया गया था। उसमें वो फौजी टुकड़ी गई थी जो उनके अंग्रेजों की खास टुकड़ी थी, उसमें सिख लोग ज्यादातर थे। और वो समारोह कनाडा से लौटते वक्त वैंकूवर में, यानी ब्रिटिश कोलंबिया में, वो सिख टुकड़ी रुक गई। उसमें अधिकांश लोग रुक गए। बाद में वहां उन्होंने खेती करी, बिजनेस किया। बहुत सारे कनाडा सरकार के जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, जो प्रवासियों के साथ अत्याचार करते थे, वो सहे। इसके बाद भी वहीं वो बसे रहे और आज तक बसे हुए हैं। यानी कनाडा में पहला भारतीय जो सिख बसा वो 1890 में बस गया था। केहर सिंह का इतिहास आपको पता ही होगा। उसी तरह अब जो पलायन हो रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि लोग डोंकी की तरह चले जा रहे हैं या बाहर लोग गांव के गांव खाली हो रहे हैं, भारत के लोग इस तरह से बाहर जा रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप। पर ये तभी तो जाएंगे जब पैसा होगा। बिना पैसे कैसे जा सकते हैं? इतना पैसा तो कम से कम होना चाहिए कि हवाई जहाज की टिकट खरीद दें। अब विदेश जाना कोई सस्ता नहीं है। वहां का
हमें पहले तो वीज़ा लेना पड़ता है, उसकी फीस देनी पड़ती है, फिर हवाई टिकट लेने पड़ते हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं। यानी एक व्यक्ति जो विदेशों में जाके बसता है उसको कम से कम गिरी हालत में 10 लाख रुपए तो उसके पास होना चाहिए। 10 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यानी जो 15-20 हज़ार डॉलर यहां से ले जाएगा उसके पास कुछ तो रकम रही होगी। तो ये जो संपन्नता आती है, संपन्नता भी खुशहाली को दूर करती है, क्योंकि जो संपन्न व्यक्ति होता है यानी मिडिल क्लास का आदमी, उसके अंदर और आगे बढ़ने की होड़ होती है कि हमारे पास और पैसा आए। क्योंकि जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो पैसे का कोई वो लिमिट नहीं होती है। हमारे पास और पैसा आए, और पैसा आए, हम और पैसे वाले हो जाएं, अंबानी बन जाएं, अडानी बन जाएं। खैर वो तो संभव नहीं है, लेकिन और पैसे के लालच में ही जो भारत से पलायन होता है, चाहे कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, या यूरोप जाएं, अथवा ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाएं, वो इसीलिए तो है ना कि हमारे पास हम जाके वहां और पैसा कमाएं। अगर भारत इतना ही गरीब होता, इतना ही खुशहालियां ना होती, संतुष्टि ना होती, तो इन अब जो लोग जा रहे हैं अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, वो लोग जा रहे हैं जो उच्च शिक्षित हैं, यानी जिनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेडिकल की डिग्री है। यानी वो शिक्षा तो उन्होंने भारत से ग्रहण करी ना। भारत में आईआईटी है, भारत में मेडिकल कॉलेज एक से एक अच्छे हैं। इनसे शिक्षा लेके, अपना कौशल लेके वो विदेशों में जा रहे हैं। और विदेशों को लिए भी ये जो पलायन करके दूसरे देशों से आते हैं ना लोग, ये उनके लिए एसेट बन जाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा टैक्स देंगे। उनके यहां जो बूढ़ी होती हुई आबादी है उसके लिए सहारा बनेंगे, क्योंकि बूढ़ी होती हुई आबादी के लिए भाई उनको चाहिए कि जब टैक्स आएगा तब तो सरकार उन पर कुछ खर्च कर पाएगी। और ये जो विदेशी भारत से अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं। यानी जो यहां से गए हुए, जो उनके लिए विदेशी हैं, यहां से गए हुए, तो ये सिर्फ एक हास्यास्पद बात है कि दुनिया भर के सारे देशों ने अप्रवासन पे यानी विदेशियों के आने जाने पे रोक लगाई हुई है। जब विदेशी आते हैं सस्ता रोजगार हो जाता है, सस्ती श्रम शक्ति हो जाती है। अगर मजदूर आया है और वो कुशल है, यानी स्किल्ड लेबर आया है, तो सस्ते में काम करेगा, कि उसको फौरन नौकरी चाहिए। अगर वो इंजीनियर, डॉक्टर आदि आया है, तो आपके देशों में जो कौशल की कमी, यानी इंजीनियरिंग डॉक्टरों की जो कमी है, इंजीनियर डॉक्टरों की, वो पूरी करेगा। और ये उस देश से आ रहा है जिसको आप खुशहाल नहीं बता रहे, जिसको आप गरीब बता रहे हो। अगर गरीब होता और खुशहाल न होता तो यहां से इस तरह से पलायन नहीं होता। ये पलायन इसीलिए है कि हमारे यहां पहले की तुलना में आज ज्यादा बेहतर शिक्षा है, आज ज्यादा बेहतर हमारे पास कौशल है और खुशहाली भी है। क्योंकि 10 लाख रुपया कम से कम खर्च होता है, तो ये सब खर्च कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं घर दुकान सब बेच के जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं जाता। ये सब कहने की बातें हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जिस तरह से भारत को 126वें स्थान पे जा रहा है, इस पे डाउट होता है। बांग्लादेश के बारे में जैसे कभी आप बांग्लादेश को नंबर 1 बताते हो, कभी अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया कि दुनिया के जो 11 सबसे खुशहाल शहर हैं, उसमें भारत का भी एक शहर है, वो था कानपुर। कानपुर के बारे में जो छवि है वो सबसे कहना चाहिए प्रदूषित, सबसे गंदे, और जहां कुछ भी नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, एक ऐसे शहर में उसकी गिनती होती है। अगर उसे शिखर पे बिठाया गया तो कुछ ना कुछ तो बात हुई। इसका मतलब है कि ये सारी जो काउंटिंग है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा ऊपर है, अमीरी के इंडेक्स में कौन सा ऊपर है, ये सब बनावटी बातें हैं। हम ये मान लेते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है, और जब चीन से तुलना करिए तो घनघोर रूप से कम है। चीन में प्रति व्यक्ति आय भारत से 60 गुना है। ये गलती यहाँ के शासकों की है। अगर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इस पर फोकस करें कि भारत में जो पूंजी कुछ हाथों में सिमट रही है उसका वितरण करें जो कि चीन में है, तो शायद ये संकट नहीं रहेगा। और हैप्पीनेस के बारे में जो हम 126वां स्थान हमारा बताया जा रहा है, वो भी हम और कहना चाहिए बढ़ेंगे। हो सकता है कल को हमारा स्थान 100 पे आ जाए, या टॉप 100 में आ जाए, टॉप 50 में आ जाए, टॉप 20 में आ जाए, टॉप 10 में आ जाए। लेकिन वो तभी हो जाएगा हमारे पास शिक्षा भी है, हमारे पास कुशलता भी है, लोग भी कुशल हैं, लोग जहीन हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पैसा जो है कुछ हाथों तक सिमटा हुआ है, और इससे एक असंतुष्टि आती है।
हम तुलना जब करते हैं उन बड़े बड़े धन्ना सेठों से कि जो अपनी विलासिता में रोजाना लाखों करोड़ों रुपया बहा देते हैं, हम सोचते हैं कि अनंत अंबानी की शादी जब इतनी महंगी हुई तो हम भी ऐसी शादियां करें, दिखावे के लिए डेस्टिनेशन मैरिजेज करें, कितना उनमें खर्च होता है। तो ये जो दिखावा, ये जो प्रतिद्वंदिता और ये जो पैसे का समान वितरण न होना, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हम हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 126वें स्थान पे हैं। तो अगर प्रसन्न रहना है तो पैसे का वितरण काफी हद तक समान रूप से होना चाहिए। यह होना चाहिए कि भारत में किसी व्यक्ति की आमदनी का फर्क जो है 1 और 10 के अनुपात पे हो। अगर सबसे कम वेतन पाने वाला व्यक्ति 100 रुपये पा रहा है तो सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला व्यक्ति 1000 रुपये पाए। ठीक, इस तरह से बंटवारा हो तो शायद ये नाखुशी खत्म होगी। तो मित्रों, हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें आपकी राय जानने की बड़ी उत्सुकता है। और मैं पहले भी कहता रहा हूं, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सुझाव दीजिए ताकि हम और नियमित हो सकें और बेहतर काम कर सकें। आप ये लोग देखें, मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद मित्रों।